एलआईसी के आईपीओ के रिलेटेड सबसे पहले सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। शुरू करते हैं सब्सक्रिप्शन से। क्यूआईबी 0.55x सब्सक्राइब हो चुका है। एनआईआई यानी कि एचएनआई कैटेगरी 0.70x सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी 1.20 सब्सक्राइब हो चुकी है। जिस तरीके का रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन आया है, मोर देन एक्सपेक्टेशंस है। एम्प्लॉय की कैटेगरी 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 4 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, हमें पूरे के पूरे लॉट्स यानी कि 2 लाख के आसपास की एप्लीकेशन लगाना जरूरी है अगर हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपने सब्सक्रिप्शन के नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाना है। तो आई एम वेरी श्योर आप अभी तक इस चीज को समझ चुके होंगे। अब मुद्दे का क्वेश्चन ये आ रहा है कि मार्केट में अभी जर्क आ रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट अपने टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास का जर्क आ चुका है। इसकी वजह से क्या एलआईसी के आईपीओ पे और लिस्टिंग पे इंपैक्ट पड़ सकता है? आंसर इज यस इन क्लियर वर्ड्स, बिल्कुल पड़ सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी 5% के नीचे जा चुका है बिकॉज मार्केट भी थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। पर ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि क्या कंपनी के वैल्यूएशंस बदले हैं? मुझे नहीं बदले हुए लगे और साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है जिसकी वजह से मैं अभी भी अपने डिसीजन पे बना हुआ हूं। आपको अपना डिसीजन अपने माइंडसेट से बनाना जरूरी होता है। देखिए ये आईपीओ ना, इससे पहले मैंने एज एन एक्सेप्शन आईपीओ लगाया था सिर्फ और सिर्फ एसबीआई कार्ड्स का 2020 में। उसके बाद कोई भी आईपीओ मेरी एक्सेप्शन की लिस्ट में नहीं आया। पर ये आईपीओ एक ऐसा है कि बाय चांस अगर लिस्टिंग पे 2-5% ऊपर नीचे भी हुआ तो मैं वहां पे पेशेंस रखने की पर्सनल माइंडसेट ऑलरेडी बना चुका हूं बिकॉज ये आईपीओ का वैल्यूएशन जिस पे आ रहा है वो है ही ऐसा। हो सकता है मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से जैसा एसबीआई कार्ड में हुआ था इनिशियली थोड़ा बहुत जर्क देखने को मिल जाए। अभी भी वो जरूरी नहीं है कि जर्क आएगा, हो सकता है अगर मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है नेक्स्ट वीक से तो इसकी लिस्टिंग भी काफी अच्छी हो जाए। पर मैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो को डिस्कस कर रहा हूं और आपके सामने, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आनंद क्या आपने अपना डिसीजन बदला, तो मैंने अभी तक नहीं बदला है, वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी है। इसी के साथ साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। जैसा कि कल के दिन यूएस फ्यूचर्स यानी कि डाउ जोन्स 1000 पॉइंट डाउन रहे थे और एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी गैप डाउन दिखा रहा था, आज के दिन का मार्केट भी वैसा ही कुछ रहा। सेंसेक्स 1.56% नेगेटिव, निफ्टी 1.63% नेगेटिव, बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.82% नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स भी 1.79% नेगेटिव रहा। एडवांस लेन रेशियो की बात करें तो 334 शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 1600 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए, काफी पुअर हम कह सकते हैं। ओवरऑल मार्केट की बात करें ना, जिस समय वेनेसडे को जर्क आया था और मार्केट 16,600 तक आ गया था, आई वाज वेरी एग्रेसिव और उस डिप को मैंने यूज करने की कोशिश करी थी फॉर इमीडिएट बाउंस बैक। जिस समय 16,900 950 के आसपास आया था यानी कि थर्सडे वाला दिन, वहां पे जब वो सेकंड डिप दिया था उस समय मैंने कुछ भी नहीं किया था। चाहे आपको ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम हो, चाहे प्राइवेट टेलीग्राम हो, चाहे मेंबर्स हो, कोई भी मैंने कहीं पे भी बाइंग का कोई भी मैसेज नहीं डाला था बिकॉज वो सेम लेवल सेकंड टाइम टेस्ट हो रहा था जिस समय वो वीक हो जाता है एज पर बेसिक प्रिंसिपल। इसीलिए ना, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो सीधा का सीधा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओरिजिनल चैनल पर ही पार्ट बनेगा जिसपे 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और अगर प्राइवेट चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सारे के सारे सेक्टर्स आज के दिन वीक थे। एनर्जी, पीएससी, ऑयल एंड गैस के साथ साथ एफएमसीजी थोड़ा सा हेल्ड कर रहे थे। हेल्ड करके भी कुछ मेजर होल्ड नहीं किया। आईटीसी ने फिर भी आज के दिन सिंगल दबंग के जैसे एकदम स्ट्रांगली होल्ड करा था पर उसके अगेंस्ट में और कुछ भी होल्ड नहीं किया था। सबसे ज्यादा पिटाई हुई रियलिटी की, कंज्यूमर ड्यूरेबल की, आईटी की, फाइनेंशियल सर्विस के साथ साथ मेटल की। आईटी में हमारी बात भी हुई थी कि आईटी का बाउंस ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है। यूएस फ्यूचर्स अभी भी नेगेटिव है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। विक्स 21.25 पे, विक्स के मामले में अभी कंफर्टेबल है मामला। अगर हम निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी निफ्टी की गैप डाउन 16,415 की, लो बनता है 16,340 का, हाई लगता है 16,500 के नीचे नीचे और क्लोजिंग होती है 16,411 की। मतलब जो आखिरी उम्मीद की लाइन थी बस वहीं पे जाके क्लोज दिया है, पर क्लोजिंग को हम वीक कह सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले कैनरा बैंक के रिजल्ट्स एस्टीमेट से काफी खराब आए हैं, स्लिपेज काफी ज्यादा था। अगर हम लोन की बात करें तो 9.8% ही ग्रो हुआ है और कासा रेशियो भी 35.88 पे, काफी पुअर रिजल्ट्स है। फेडरल बैंक के रिजल्ट्स ने भी अपने एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। कासा 27 क्वार्टर्स के हाई पे था और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.16% पे रिड्यूस होकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.23% से रिड्यूस हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन।
एफआईआईज ने आज के दिन फिर से 5500 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। कैश मार्केट में दमदार सेलिंग करी है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशन एफआईआईज की पिछले 2 साल की वन ऑफ द लोएस्ट लेवल के पास जाती जा रही है। मतलब अगर हम डीआईज की बात करें 3000 करोड़ की परचेस करिए, पर वहां के सपोर्ट से कुछ भी नहीं होगा अगर एफआईआईज की कैश मार्केट में सेलिंग 5500 करोड़ की बनी रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि एलआईसी के आईपीओ में क्या हमें पॉलिसी होल्डर और रिटेल में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस। रिटेल में ऑब्वियसली अब एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना बेस्ट रहेगा, पर पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी में अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो मैक्सिमम अमाउंट का यानी कि 2 लाख से जस्ट नीचे नीचे अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डोमेस्टिक प्रॉपर्टी बाय करने का ये सही समय? देखिए, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी पे आई वाज वेरी बुलिश पिछले 1.5 साल पहले, अगर आपको याद होगा उस समय आई वाज वेरी बुलिश, पर अभी ऑलरेडी कुछ रिटर्न्स तो आ चुके हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक डिसीजन लेना अब जरूरी हो जाता है। स्टॉक यहां पे मैं रेफर कर रहा हूं प्रॉपर्टी के स्टॉक से कि आपका यूटिलिटी क्या है, अगर कोई पर्पस के लिए बाय करना है तो उसमें किस रेट का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, केस टू केस हमें डिसाइड करना पड़ेगा। पर हां, बहुत ज्यादा अभी भी नहीं बढ़ा है तो अभी भी हम स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी से मैं बाय एनी चांस भी ये नहीं कहना चाहता कि आप मेट्रोपॉलिटन जगह पे जाके वहां पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर ले। वहां की रेंटल यील्ड्स और एप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। मैं सिर्फ टियर 2 और टियर 3 टाउन्स की बात कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना चाहिए? मेरा क्लियर आंसर है नहीं। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप लेते हैं जब आपके गोल का टाइम होराइजन होता है 7 साल, 8 साल, 10 साल दूर। अगर आपकी सुटेबिलिटी को ये म्यूचुअल फंड एडजस्ट करते हैं तो आपको अननेसेसरी एक छोटे पीरियड के जर्क की वजह से अपने लॉन्ग टर्म गोल से नहीं हटना चाहिए। हमारी टीम की म्यूचुअल फंड में कोई भी हेल्प रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम टिकटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे नाम है ओनली विमल यानी कि रिलायंस। देखिए, रिलायंस को डिस्कस करने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जब भी मार्केट में कोई भी चीज ओवर हो जाती है, जैसे अभी मार्केट में जो सेलिंग है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, पुट कॉल रेशियो में अभी भी थोड़ा सा इसको बाकी है, बट फिर भी इस सेलिंग से उभरने के लिए अगर किसी को लीड करना है तो सिंगल नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है रिलायंस। 2630 से 35 के लेवल हमें उसको ऊपर स्पेशल ध्यान रखना चाहिए और उसके ऊपर हमारे नोटिस में भी आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हमने कल भी कवर करा था अदानी पावर, आज वापस से अपर सर्किट लग चुका है। 2 अपर सर्किट लग चुके हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। क्योंकि मेरी पोजीशन अदानी पावर में फॉर द टाइम बिंग सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। उसी तरीके से अदानी फिल्मर की बात करें, कल ही हमने डिस्कस किया था कि इवन दो 5 दिन हो चुके हैं, मैं इसको 5 दिन के फंडे पे यूज नहीं करूंगा बिकॉज इसके रिजल्ट्स पुअर आए। आज वापस आपको लोअर सर्किट में मिल गया है। अभी भी मैं भाग के काम करने की अदानी विल्मर में कोशिश नहीं करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। यहां पे हम डिटेल डिस्कशन करने वाले, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले कॉल के आईएच ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस है 16,750 का और मेजर सपोर्ट आ रहा है 16,250 का। पुट कॉल रेशियो 0.75 पे। जब भी पुट कॉल रेशियो 0.65 पे आता है, जैसे मैंने कल भी ये कवर किया था, क्योंकि पुट कॉल रेशियो कल भी 0.75 से 80 के बीच में था, मार्केट में डिप के पॉसिबिलिटी बनी हुई थी कि 200 से 300 पॉइंट की रेंज अभी भी जा सकती है। आज भी वो सेम ही बात है। अगर पुट कॉल रेशियो किसी भी कारण से 0.65 के आसपास चले जाता है, वहां पे तो ना प्योरली फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव बाइंग की फेवर में रहना चाहिए। ओवरऑल मार्केट की बात करें ना, देखिए इससे पहले मैंने आपको एसआईपी टॉपअप की बात करी थी जिस समय मार्केट 16,000 के नीचे था, आप सभी को याद होगा। अब वापस से वो समय आ चुका है। इस समय के कुछ रूल्स मैं आपको वापस बता देता हूं। सबसे पहले एसआईपी टॉपअप का अमाउंट सिर्फ इतना ही होता है जितना आपकी मंथली एसआईपी रेगुलरली चल रही है। अगर मेरी मंथली एसआईपी चल रही है 50,000 रुपीज की, तो 50,000 रुपीज ही मैं टॉपअप कर सकता हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, यहां पर मैं टॉपअप करने की बात कर रहा हूं सिर्फ जब तक निफ्टी 16,500 के नीचे है, इतना मैं टॉपअप कर सकता हूं। थर्ड, अननेसेसरी लमसम करने की जितनी की अपॉर्चुनिटी अभी मुझे नहीं दिख रही है। अभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं लमसम, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है तो सीधा का सीधा उसे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर लमसम पैसा है तो बूस्टर एसटीपी इज द बेस्ट कंसेप्ट। कोई भी डिटेल की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक और हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि हम आपको किसी भी तरीके से हेल्प करें। तो इस समय लमसम इक्विटी की अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ एसआईपी टॉपअप, वो भी उसी अमाउंट की जितनी मेरी मंथली एसआईपी चल रही है। वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ चुकी है जब तक निफ्टी 16,500 के नीचे है। आई होप मैं अपनी ओपिनियन में बहुत क्लियर हूं। और यहां पे हाँ,
इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप टॉपअप कर रहे हैं, आपका टाइम होराइजन बड़ा ही है, ये मैं बाय डिफॉल्ट मान के चलाऊं। आप सिर्फ एडिशनल यूनिट्स एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है, अगर आपने नॉर्मल एसआईपी चल दी, आपको नॉर्मल एसआईपी के रिटर्न्स मिल जाएंगे, पर ऐसे टेक्टिकल मौके में अगर आप धीरे धीरे एसआईपी टॉपअप को भी यूज करेंगे तो आपके रिटर्न्स जब आप इवेंचुअली देखेंगे, जो कॉर्पस बनता है वो बहुत बड़ा बन सकता है। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी सामने है। मंडे को सबसे मेन ध्यान रखना जरूरी है, अगर बाय चांस ये गैप अप हो जाता है 200 पॉइंट, तो वहां पे वो सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आसपास से खुलता है और नीचे एक हल्का सा डिप लगा के फिर ऊपर रैली करने की कोशिश करता है, उससे ज्यादा हम सस्टेनेबल कह सकते हैं। 16,700 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा तभी मार्केट अपनी स्ट्रेंथ में जा रहा है, हम कह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। आपकी कई बार कंप्लेन रहती है कि अनंत आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की ज्यादा बात नहीं करते। नहीं करता क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में बार बार बात करने की जरूरत नहीं होती, पर जब ऐसे मौके आते हैं जहां पे आप थोड़ा बहुत टॉपअप कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको जरूर हिंट कर देता हूं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।